नमस्कार। आज 27 अप्रैल सोमवार। आज शाम की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। पालघर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर के साधु संतों ने महाराष्ट्र से दिल्ली तक खलबली मचा करके रख दी है। इसी मामले पर कांग्रेस सहित सोनिया गांधी बेनकाब होती हुई नजर आ रही है और इसी बौखलाहट के चलते महाविकास अघाड़ी के गठबंधन को तोड़कर सीएम उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट की तलवार लटकाने का निर्णय कांग्रेस ने ले लिया है। वहीं बीजेपी ने सेंध लगाकर सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस एक ही वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दें। दोस्तों जिस तरह से पालघर मामले को लेकर के काफी दिन बीत चुके हैं, 12 दिन के लगभग हो चुके हैं। 16 अप्रैल को ये रात को घटना होती है, लेकिन उसको लेकर के अब किसी तरह की कार्रवाई अभी तक उद्धव ठाकरे की तरफ से नहीं की गई है। सिर्फ 101 लोगों की गिरफ्तारी करने का आधिकारिक रूप से पुष्टि जो महाविकास अघाड़ी की सत्ता में की गई है, लेकिन अब साधु संतों का सबर जवाब दे चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा है और इस पत्र में लिखा है कि उद्धव सरकार निश्चित तौर पर हत्यारों को पकड़ने की कोशिश ही नहीं कर रही है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए इस मामले की। और अब पालघर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर के कई तरह के बड़े खुलासे भी हो रहे हैं कि वहां पर ईसाई मिशनरी और एनसीपी के कई जो लोग हैं वो शराब पिए हुए थे। लॉकडाउन के दौरान ऐसी इतनी भीड़ वहां से एकत्रित कैसे हो जाती है? 200 से 300 लोग वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और ऊपर से जब शराबबंदी चल रही है फिलहाल लॉकडाउन के दौरान, तो उनको शराब कौन परोस रहा है? ईसाई मिशनरी को लेकर के कई तरह के सवाल साधु संतों ने उठाए हैं। कुल मिलाकर के हत्यारों को बचाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के आरोप साधु संतों ने लगाए हैं। इसलिए पीएम मोदी को लेटर लिखते हुए इन्होंने मांग की है साधु संतों ने कि अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। कल 28 अप्रैल को जो अखिल भारतीय संत समिति के जो साधु हैं, अन्य जो साधु हैं, वो मौन रख करके अपना प्रदर्शन करेंगे। कल 28 अप्रैल को देश भर में यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर साधु संत मौन रख करके इस पालघर मामले के घटना पर मौन व्रत रख करके बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के कई तरह के सवाल उठे हुए हैं संतों के द्वारा पालघर मामले को लेकर के। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है उससे पता चल रहा है कि किस तरह से उस मॉब लिंचिंग मामले को, या बोल सकते हैं कि एक धर्मांतरण के मामले को मॉब लिंचिंग का रूप दिया गया। कुछ लोगों के द्वारा ये पूर्व गठित किया गया था, कुछ लोगों के द्वारा ही वो भीड़ एकत्रित की गई थी। अब भी 300 से ज्यादा लोगों को उन पास के जंगलों में ड्रोन के जरिए ढूंढा जा रहा है। सीआईडी महाराष्ट्र की वहां की ये इसकी जांच कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार पर साधु संतों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपने की मांग इन साधु संतों द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर के 12 दिन बीत जाने के बाद भी उन साधु संतों को किसी तरह का न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए साधु संतों ने बड़े सवाल उद्धव ठाकरे की सरकार पर उठाए हैं। ऐसे में यह कहना भी मुश्किल नहीं है कि शिवसेना की सरकार होते हुए भी साधु संत महाराष्ट्र में एक तरह से जो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर के भी सवाल उठे हैं। महाराष्ट्र की पंगु पुलिस पर भी कई तरह के सवाल उठे हैं। वहां पर कई पुलिस वाले मौजूद थे, बंदूकधारी पुलिस वाले इन भीड़ का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं और 2 साधु और एक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी जाती है। इस निर्मम हत्या को लेकर के साधु संतों में काफी ज्यादा रोष व्याप्त है। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरने का ऐलान तो ये पहले ही कर चुके हैं। साधु संतों ने स्पष्ट बोला है कि 3 मई को जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हजारों लाखों की संख्या में नागा साधु और देश भर के साधु संत उद्धव ठाकरे का घेराव करने के लिए महाराष्ट्र में कूच करेंगे, लेकिन उससे पहले सीबीआई को जांच सौंपने की मांग इन साधु संतों द्वारा कर ली गई है। कुल मिलाकर के अब स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे अब एक पंगु महाराष्ट्र पुलिस की तरह ही एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर खुद पंगु हो चुकी है शिवसेना, या बोल सकते हैं कि पंगु सेना उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बना करके रख दी है। अभी तक शिवसेना के होते हुए, जीवित होते हुए भी जो महाराष्ट्र के अंदर साधु संतों के इन हत्यारों पर बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। और वहां की जो ईसाई मिशनरी है उसको लेकर के भी कई तरह के खुलासे हुए हैं। वहां पर एक काश्तकारी संगठन है जो इस ईसाई मिशनरी के द्वारा संचालित किया जाता है, उनके वामपंथियों के साथ और जो अन्य उपद्रवियों के साथ इनके संबंध है। ऐसे में कई तरह के जो संत हैं, कई संत हैं, वो धर्मांतरण का आरोप भी लगा रहे हैं। इसको लेकर के अब उद्धव ठाकरे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो विश्व प्रसिद्ध
सिंह पप्पू और राहुल गांधी ने रैपिड टेस्ट किट को लेकर केंद्र सरकार पर घोटाले का आरोप लगाने के संकेत दिए हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि जिस तरह से कीमत पर सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए हैं, उन्होंने बोला है कि इस रैपिड टेस्ट किट को लेकर के जो घोटाला किया गया है और उनका इशारा सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ है, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। जी हां दोस्तों, मैं आपको सच्चाई के बारे में भी बता देता हूं। आईसीएमआर ने 28 और 29 मार्च को एक कंपनी को रैपिड टेस्ट खरीदने का टेंडर दिया। अब उसकी पेमेंट हालांकि नहीं की गई थी आईसीएमआर की तरफ से, अभी भी नहीं की गई है। उनमें से कुछ रैपिड टेस्ट किट है वो खराब निकली थी और 2 कंपनियों की रैपिड टेस्ट खराब निकली थी, उनको वापस लौटाने की बात भी चल रही है। और फिलहाल आईसीएमआर ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने इस रैपिड टेस्ट किट को लेकर के अभी तक जो 5 लाख रैपिड टेस्ट किट मंगाई गई थी, इसको लेकर के किसी तरह की पेमेंट नहीं की गई है। 28 और 29 मार्च को जब ये जो टेंडर कंप्लीट होता है तो 5 लाख किट मंगवाई जाती है। 600 रुपये प्लस जीएसटी के रेट के अंदर ये टेस्ट किट मंगवाने का जो सौदा है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्टर के बीच में विवाद हो जाता है, यानी कि इस कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इंपोर्टर हैं, इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है। तब पता चलता है, तब बड़ा खुलासा होता है कि चीन की तरफ से ये जो कंपनी रैपिड किट बनाती है उसकी लागत आती है 225 रुपये। इस किट पर यदि इसको चीन पहुंचाया जाए तो 20 रुपये अन्य अतिरिक्त चार्ज के साथ ये हो गई 245 रुपये की, यानी कि चीन से बनी हुई ये रैपिड टेस्ट किट 245 रुपये में इंडिया पहुंच जाती है। और ऐसे में इंपोर्टर इसको 400 रुपये में जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसको बेच रहा था, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या है कि आईसीएमआर को 600 रुपये प्लस जीएसटी के अंदर इस किट को बेच रहा था। ऐसे में अब हाई कोर्ट के अंदर ये जो मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा कि 33% इसमें से जो कमाई है वो काट ली जाए, सिर्फ 60 से 65% जो भी बचती है वो कमाई काफी है। ऐसे में अब हाई कोर्ट ने कहा है कि 400 रुपये के मूल्य के साथ इस रैपिड टेस्ट किट का जो लेन देन है वो किया जाए। हालांकि मामला ये है पूरा आईसीएमआर को लेकर के, जिस तरह से आईसीएमआर ने ये पहले उनको जो टेंडर दे दिया, उसके बाद कंपनी की ये घपलाबाजी, लेकिन राहुल गांधी सीधे सीधे केंद्र सरकार पर इसका आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह का एक ट्वीट किया है और आईसीएमआर की तरफ से केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो बयान दिया गया है वो भी आपको सुना देता हूँ, पहले आप वो सुनिए। टेंडर देने के बाद जब उन्होंने सप्लाई किया तो उसके बाद जब फील्ड पर उनके बारे में कंप्लेंट आई तो आईसीएमआर ने इमीडिएटली रिएक्ट किया। आप सबकी नॉलेज में है, उसके बेसिस पर रिएक्ट करके उन्होंने उनको कैंसिल भी किया और कोई भी पेमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं दिया गया है। मुख्यतः जो हमें समझने वाली बात है कि हमारा एफर्ट है कि जो भी किट फील्ड में आए, अगर हम उनको लाते हैं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे को गलत डेटा देता है और फील्ड में वह उसके हिसाब से काम नहीं करता है तो उसके ऊपर रिक्वायर्ड एक्शन लिया जा चुका है। जैसा कि आपने बयान में भी सुन लिया होगा कि किस तरह से आईसीएमआर ने अपनी जो सफाई है वो दे दी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन 3.0 के बारे में चर्चा की है। इसमें कई तरह के संकेत मिले हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसमें पहला संकेत यही है कि ग्रीन जोन में काफी हद तक छूट मिलने की आशंका है वो जताई जा रही है, संकेत मिले हैं। इसमें 10 मुख्यमंत्रियों ने कई तरह की मांग भी की है। इनमें से एक मांग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किट उनको उपलब्ध करवाए जाएं। और टेस्ट किट के बारे में भी आपको बता देता हूं कि अब हिंदुस्तान में टेस्ट किट बन रही है। ऐसे में अब चीन से टेस्ट किट नहीं मंगवाई जाएगी। दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए भी 3 मई के बाद एक खास तरह का प्रोटोकॉल बनाया जाएगा, जिसके तहत हो सकता है कि बस सर्विस के जरिए एक तरह से प्रवासी मजदूरों को वापस घर लाया भी जा सके। लेकिन इसको लेकर के बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो इनके पक्ष में नहीं है। इसके साथ ही रेड जोन में या फिर कोरोना के हॉटस्पॉट है उनमें किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। उसके अलावा भी जो एक तरह से माना जा सकता है कि राज्य सरकारें अपना खुद की गाइडलाइंस जारी करेगी, खुद की
जो गाइडलाइन के आधार पर डिपेंड करता है कि रेड जोन के अंदर किस तरह की छूट है वो मिल सकती है। हालांकि पूरी तरह से हॉटस्पॉट और रेड जोन को ब्लॉक रखा जाएगा, कोई आवाजाही नहीं होगी, कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन येलो और ग्रीन जोन के अंदर कुछ हद तक छूट मिलने की आशंका है वो जताई जा रही है। 4 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन की जो मांग बढ़ाने की बात भी कही है, इस तरह की मांग भी रखी है। एक तो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा भी 2 अन्य मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मांग की है कि इस लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अमित शाह भी इस लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में हैं। अब ग्रीन जोन और येलो जोन के अंदर किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं ये तो 3 मई के लगभग जो आसपास है वही तभी पता चलेगा। लेकिन इतना कन्फर्म है कि ग्रीन जोन के अंदर पूरी सतर्कता के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ कुछ छूट है वो दी जा सकती है। वैसे भी 25 अप्रैल से जो गृह मंत्रालय द्वारा कुछ हद तक दुकानें खोलने की छूट दी गई थी, रजिस्टर्ड दुकानें खोलने की छूट दी गई थी। अब इस ग्रीन जोन के जो एक तरह से ग्रीन जोन में भी काफी हद तक छूट 3 मई के बाद मिल सकती है। लेकिन रेड या फिर बोल सकते हैं कि जो कोरोना के हॉटस्पॉट है उन क्षेत्र के अंदर लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो अर्नब गोस्वामी पर एक्शन को लेकर कांग्रेस में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और फूट पड़ भी चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले से कांग्रेस नेता विक्की शर्मा ने अर्नब गोस्वामी का समर्थन किया है, थाने पहुंचकर एफआईआर निरस्त करने की मांग भी की है। किसान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये विक्की और जिला महामंत्री हैं, जिला महामंत्री भी ये विक्की शर्मा हैं। इन्होंने प्रदेश संगठन से सवाल किया है कि क्या एक ही व्यक्ति पर 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कराना है वो सही है। 15 उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो कांग्रेस को राय भी दी है कि 15 साल बाद जो सत्ता में आप आए हैं इसका संवैधानिक रूप से भोग कीजिए, यानी कि संवैधानिक तौर पर आप कामकाज कीजिए। और इस तरह से जो अवैध तरीके से आप एक ही व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए 300 से 200 से ज्यादा जो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं ये ठीक नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी इन पर एक तरह से जो बड़ा एक्शन लिया है, कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लेते हुए अगले 6 साल के लिए इन्हें कांग्रेस से निरस्त कर दिया है। और इसके अलावा जिला महामंत्री प्रदेश संगठन जो इनके जो जिला महामंत्री थे इस संगठन के, उनसे भी उनको हटा दिया गया है। और कांग्रेस के प्रवक्ता थे, अब किसान कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनसे भी उनके पद को हटा दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के अर्नब गोस्वामी के पक्ष में कांग्रेस के कुछ नेता खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई अधीर रंजन जैसे कई जो नेता हैं जो अर्नब गोस्वामी के पक्ष में खड़े हुए हैं। और इसको लेकर के मुंबई पुलिस ने आज अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए बुलाया। पूरे दिन से उनसे पूछताछ अभी भी जारी है, अभी भी चल रही है। 10 से 11 घंटे हो चुके हैं, अभी भी अर्नब गोस्वामी से पूछताछ है वो चल रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो राष्ट्र विरोधी नेता ओवैसी ने आज फिर से अपनी जुबान से जहर घोलने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन को असंवैधानिक बताया है। ऐसी घटिया सियासत करने वाले ओवैसी को इटली या फिर अमेरिका भेजना चाहिए, वहां पता चलेगा कि लॉकडाउन का क्या महत्व है। जिस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 बार लॉकडाउन किया गया है हिंदुस्तान में, एक बार 19 दिन के लिए, एक बार 21 दिन के लिए, इसको लेकर के अब ओवैसी ने अपनी सियासी रोटी सेकना शुरू कर दिया है। और स्पष्ट तौर पर इस रमजान के महीने में आकर के ओवैसी ऐसे बयान दे रहा है कि लॉकडाउन है वो असंवैधानिक है। लेकिन ऐसे नेता को, ओवैसी जैसे नेता को इटली में या अमेरिका छोड़ देना चाहिए, वहां इसकी समझ में आएगा कि वाकई लॉकडाउन कितना ठीक है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो यूपीए की सरकार में सोनिया गांधी के इशारों पर नाचने वाली रिमोट कंट्रोल सरकारें जिस तरह से चलती रही हैं, इसी बहम में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा और इसमें एक तरह से माना जाए तो 5 सुझाव नहीं बल्कि 5 आदेश देने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी ने इन आदेशों को लेकर के, इन सुझावों को लेकर के और सोनिया गांधी के इस लेटर को लेकर के कड़ा जवाब दिया है कि ये यूपीए की रिमोट कंट्रोल सरकार नहीं है, ये बीजेपी की एनडीए सरकार है। इस तरह से कड़ा जवाब जिस तरह से बीजेपी ने दिया है सोनिया गांधी को,
कुल मिलाकर के लॉकडाउन को गलत बताकर सोनिया गांधी ने सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की है। सोनिया गांधी यानी कि जिनका पूरा नाम एंटोनिया माइनो उर्फ सोनिया गांधी है, उन्होंने लॉकडाउन को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए हैं, एक तरह से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करी है। लेकिन पंजाब और राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था, उनको लेकर के अब सोनिया गांधी शायद भूल गई थी कि राजस्थान और पंजाब में भी तो लॉकडाउन लगाया गया था। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने सर्वप्रथम लॉकडाउन की शुरुआत की थी, उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। क्या वहां पर लॉकडाउन से पहले वहां की जनता को सोने की रोटियां या फिर सोने की थालियां बांट दी गई थी ताकि लॉकडाउन का उन लोगों पर कोई फर्क ना पड़े? हाँ, मैं खुद राजस्थान का हूँ। हमारे यहाँ पर अशोक गहलोत ने जो घोषणा की थी लॉकडाउन के दौरान कि मार्च और अप्रैल महीने का बिल नहीं आएगा, लेकिन हमारा आया है। अप्रैल और मार्च महीने का जो बिल है और 15 अप्रैल तक का जो बिल है वो हमारे घर पर आ चुका है और इसके लिए 30 अप्रैल लास्ट तारीख है, उसके बाद प्लेंटी भी लगेगी। यानी कि खोखले दावे जो सोनिया गांधी और कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें वो खुद कांग्रेस शासित प्रदेशों को लेकर के क्यों नहीं बोल रही है कि राजस्थान और पंजाब में लॉकडाउन गलत लगाया गया था। ऐसा मतलब सोनिया गांधी की तरफ से सिर्फ यही माना जा रहा है कि वो ही प्रधानमंत्री है और वही देश को चला सकती है, पीएम मोदी तो कुछ नहीं कर सकते। और अब सोनिया गांधी से पूछने वाला हो कि राजस्थान में कब अशोक गहलोत ने कनक बांटी, गेहूं बांटी या फिर चावल बांटा कि आप लॉकडाउन से पहले ये लीजिए, एक बोरी जो चावल ले जाइए, एक बोरी कनक ले जाइए, आगे लॉकडाउन करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सुविधा होगी। क्या उन्होंने किसी तरह का कोई अन्य भी सहयोग किया है? इस तरह के मतलब फालतू के सवाल जिस तरह से सोनिया गांधी की तरफ से उठाए गए थे, इसको लेकर के बीजेपी ने भी कड़ा जवाब एक तरह से माना जा सकता है कि जो यूपीए की सोनिया गांधी यानी कि एंटोनिया माइनो और सोनिया गांधी को करारा जवाब बीजेपी ने दे दिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी बचाने के लिए अब शिवसेना ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। वैसे तो लगभग कांग्रेस की तरफ से पुख्ता न्यूज है, पुख्ता खबर है कि इस उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में नहीं रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए कतई खुश नहीं है। पहले भी उन्होंने विरोध किया था और अब राहुल गांधी की ताजपोशी का काम कांग्रेस करना चाहती है, उनको दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है। ऐसे में राहुल गांधी के इशारे पर निश्चित है कि कांग्रेस शिवसेना से अपने कदम पीछे की ओर हटा लेगी। दूसरी तरफ बताया ये भी जा रहा है कि मलाईदार मंत्रालय कांग्रेस को नहीं मिले थे, जिसकी वजह से कांग्रेस काफी नाराज है। एनसीपी और कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनके बीच में आए दिन तनातनी मौजूद रहती है। और बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस यदि गठबंधन नहीं भी तोड़ती है तो निश्चित है मलाईदार मंत्रालयों के लिए कई तरह के सवाल है वो खड़े करेगी और मलाईदार मंत्रालयों के लिए निश्चित है कि मंत्रिमंडल का बंटवारा भी उद्धव ठाकरे को करना होगा यदि उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनना है तो। उधर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अमल सिंह की सदस्यता उद्धव ठाकरे को नहीं दी है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 28 मई को जैसे ही उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा देंगे तो कैबिनेट बर्खास्त हो जाएगी। उसके बाद राज्यपाल दोबारा उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 28 मई के बाद में काफी समय ले सकते हैं और ये बीच में जो समय मिलेगा ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मौका होगा। और ऐसे में बीजेपी अजीत पवार और जो शिवसेना के कई नेताओं में सेंध लगा करके इनको अपनी तरफ खींच भी सकती है। ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद सरकार बनाने की जो कोशिश भी करेगी और हो सकता है कि 145 का जादुई आंकड़ा बीजेपी हासिल भी कर ले। लेकिन कांग्रेस ने यदि महाविकास आघाड़ी की सत्ता में अपने कदम पीछे की ओर हटा लिए तो शायद इस गेम का पूरा जो नतीजा ही बदल जाएगा। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल काफी ज्यादा छाए हुए हैं। ऊपर से कांग्रेस ने खुद ने बौखलाहट के चलते उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट की तलवार लटका दी है। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।